देखो, इस संसार में कई ऐसे प्राणी हैं जिसे हम लोग मुख्य रूप से जंतु बोलते हैं, जिसमें से हम मानव भी एक प्रकार के जंतु हैं। ठीक है। और आज जो है हम परिपक्व मानव के शरीर में कितनी अस्थियां होती है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जहां पे एक मनुष्य का नमूना हमने तैयार किया। ठीक। और हमने यहां से यहां तक जानने का प्रयास करेंगे तो इसके शरीर के किस अंग में कितनी अस्थियां होती है। तो देखो, एक नंबर में मस्तिष्क। मस्तिष्क को कई भागों में बांटा गया है। कपाल हो गया ऊपर वाला, चेहरा हो गया ये, और कान हो गया ये। तो कपाल में कितनी अस्थियां होती है पता है? 8 गो। कितनी अस्थियां होती है? 8 गो। चेहरा में कितना होता है? 14 और कान में कितना होता है? 3 दूना 6। देखो, एक अस्थि जो होता है यहाँ पे होता है, कंठ के ऊपर होता है, जिसको भी लिखा जाता है उसका संख्या होता है 1। तो जब टोटल हम अस्थि की संख्या करेंगे तो टोटल कितना होगा? 14 8 कितना हो जाएगा? 22। 22 6 28 1 29। तो जब भी मस्तिष्क में पूछा जाए कुल अस्थि की संख्या तो कितना बोलेगा? 29। तो किस तरह से? कपाल में 8 गो है, चेहरा में 14 गो है, कान में 6, एक कंठ के ऊपर होता है। ठीक है ना। इस तरह से मस्तिष्क में कुल अस्थि की संख्या 29। चलो, वेरी गुड। अब 2 नंबर में हम चलेंगे कहाँ पे? देखो, हमारे ये वाला जो भाग है, ये वाला दिख रहा है, यहाँ से लेके ये रीढ़ होते हुए यहाँ तक आता है ना। और इसको बोलते रीढ़ की अस्थि, है ना। हाँ, या पृष्ठ रज्जु भी बोला जाता है इसको। तो इसकी हम सीधा भाषा में लिखेंगे रीढ़। रीढ़ की अस्थि जो होता है, देखो इसमें कुल अस्थि की संख्या जो होती है 33 होता है। कितना होता है? 33। ये यहाँ से लेके यहाँ तक को जोड़ता है। और ये जो होता है ये सिक्कर की तरह इस तरह से अस्थि रहता है। कभी भी फोटो में देखना, इस तरफ उसकी अस्थि रहती है सिक्कर की तरह। इसलिए हम ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, और ऐसे भी हो सकते हैं, है ना। सिक्कर को देखो किधरों भी घूम जाता है ना, है। और वही जब सिक्कर को हम पूर्ण रूप से इसको एक दूसरे में वेल्डिंग कर देंगे तो नहीं मुड़ेगा। इसीलिए जब एक अवस्था आती है जिसका नाम होता है वृद्धावस्था, तो उस अवस्था में क्या होता है, जो अस्थि के बीच जो म्यूकस होता है, एक चिपचिपा नमक पदार्थ जो होता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है और अस्थि भी कमजोर हो जाती है। जैसे लोहा में जंग लगता है, देखो वो चलता है? नहीं चलता, जम हो जाता है। उसी तरह से अवस्था आने के बाद अस्थि में कोई जंग लग जाता है। जंग लग जाने के बाद क्या होता है, व्यक्ति को जैसी सहूलियत होता है, अच्छा लगता है चलने में, वैसे चलता है। ऐसे बेचारा वो करते 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 लिव जाता है पूरे। जब अवस्था चला न तो हे ना करके चल तो हो, है ना। एक है ना, ये क्या हो जाता है, अस्थि का जो होता है ह्यूमस पावर, लसलसा चिपचिपा पदार्थ होता है, वो खत्म हो जाता है। अब इस पे एक उदाहरण देंगे तुम लोग को। कभी देखो, जब पछिया हवा बहता है ना तो नाक देखता होगा सूख जाता है। और जब सांस लेता है नाक गर्म लगता है, तो उसमें हम लोग क्या करते, कड़वा तेल देते हैं। और जब वही जो है नाक में जब चिपचिपा पदार्थ आता है म्यूकस, तो गर्म लगता है, सांस लेने में कोई तकलीफ होता है? नहीं। उसी तरह से हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों में, मुंह ले लो, नाक ले लो, या जो भी ऑर्गन्स है, जो भी अंग है, सभी में ये म्यूकस नामक पदार्थ होता है। जिस तरह से किसी साइकिल को या गाड़ी के चक्का को चलाने के उसमें ग्रीस डालते हैं ना, ग्रीस डालते तो चक्का आसानी से चलता है। तो उसी तरह से जो है हमारे शरीर के प्रत्येक अस्थि को चलाने के लिए उसमें जो है म्यूकस का होना अति आवश्यक है, जिसको द्रव पदार्थ कहा जाता है, तरल पदार्थ होता है ना। जब वो चीज खत्म हो जाता है, वो अंग काम करना बंद कर देता है। जिस तरह से किसी नट बोल्ट में देखो कई सालों से नट लगा हुआ है, उसमें जंग पकड़ लेता, खुलता है? नहीं खुलता। उसको खोलने के लिए मिट्टी का तेल, पेट्रोल देना पड़ता है, ठोकना पड़ता है, तब जाके खुलता है। तो उसी तरह से हमारे शरीर में भी ऐसी प्रतिक्रियाएं होती है। इसलिए कहता है हमेशा लोगों को सुबह समय पे उठना चाहिए, चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए,
एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स नियमित रूप से कार्य करें, है ना। कोई बूढ़ा में क्या होता है, लोगों के शरीर में थकान आ जाता है, चलने के लिए समर्थ नहीं होता है, इसलिए बेचारा सोता रहता है, सोते सोते हड्डी जाम हो जाता है, जाम होते होते इतना जाम होता है चलने में असमर्थ होता है ना। तब एक अंतिम दौर आ जाता है जीवन का, जब वो भगवान से मन्नत मांगता है, हे भगवान हमको उठा लो, हमको उठा लो, हमको उठा लो। देखे भी कुछ बुजुर्ग लोग जो होता है, ऐसे हम लोग भी उस अवस्था में जाएंगे, है ना। सबको जाना है। इस पृथ्वी पे कोई भी ऐसा जीव जंतु पेड़ पौधा प्राणी नहीं है ना, जिसका अंत नहीं है। जो भी जीवों का जन्म हुआ है उसका अंत निश्चित है, और इसी जन्म से लेकर मृत्यु तक के अवधि को बोलते हैं जीवन काल। क्या बोलते हैं? जीवन काल या जीवन अवधि। क्या बोलते हैं? जीवन अवधि। जन्म होगा तो मृत्यु अवश्य है कि नहीं है। चलो अगला देखते हैं। अब देखो, ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं हम लोग गर्दन, ये वाला जो भाग, और यहां से देखो दो हाथें निकलती है, दायां और बायां। पता है एक हाथ में कितनी अस्थि होती है? कितनी? 30 हाथ होता है, यानी कि 3 नंबर, एक हाथ बराबर 30 अस्थि। कितनी अस्थि होती है? तो 2 हाथ बराबर कितनी हो गई? 60। कितनी? 60, यानी कि 30 बराबर 60। याद रखना, मस्तिष्क में 29, रीढ़ में 33, हाथ में 60, दोनों हाथ मिला के। अब देखो ये वाला जो भाग हमारा दिख रहा है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सीना। क्या बोलते हैं? सीना। अपने देहाती भाषा में छाती भी बोला जाता है ना, चेस्ट भी बोला जाता है। तो अब जो है यहाँ पे देखो, इसके अंदर भी एक अस्थि होती है ना। इसको कौन सी अस्थि बोलते पता है किसी को? पसली की अस्थि। किसकी अस्थि? पसली बोलते हैं, 4 नंबर में पसली। पसली जो होता है छाती में इस तरह से रहता है ना। अब बताते कैसे पसली में कितनी। देखो पसली में जो एक साइड 12 अस्थि होता है, एक साइड 12 अस्थि हो, 12 ये जो होता है इस जोड़ता है, इसको एस्टेंडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो 12 दूना 24 है, 24 एक 25, तो पसली में कुल अस्थि की संख्या 25 हो गया। ठीक है, अब क्या बाकी रह गया है? अब बाकी रह गया हमारा टांगे। अब देखो यहाँ जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग देहाती भाषा में पेट। क्या बोलते हैं इसको? लेकिन इसको बायोलॉजिकल भाषा में बोलता है उदर गुहा। कौन सा गुहा? उदर गुहा। जैसे मुख को बोलते हैं ना मुख गुहा, उसी तरह से वो क्या बोलते हैं? उदर गुहा का मतलब क्या होता है? पेट। इसमें क्या होता है? भोजन का सारा क्रियाकलाप होता है, भोजन का पचना, सड़ना, गलना, अवशोषण होना, अब फिर उससे जो अपशिष्ट पदार्थ बाकी रहता है वो उत्सर्जन अंग द्वारा हमारे शरीर से बाहर हो जाता है। समझ गया ना? इसको क्या बोलते हैं? पेट। तो यहाँ तक देखो ये वाला भाग में कोई अस्थि है नहीं, ये अस्थि ये खुला रहता है। इसलिए कुछ लोग देखो इतना खाएगा पेट बढ़ जाएगा, है ना। इसलिए कहता खाओ भी लेकिन एक्सरसाइज भी करो ताकि पेट बाहर ना निकले। पेट बाहर निकलने से बहुत तकलीफ होता है लोगों को, चलने में, दौड़ने में, कोई काम करने में हपफने लगता है, बेचारा चलते चलते थक जाता है, कहीं बैठ जाता है। और जो लोग पूरा बॉडी फिटनेस रहता देखता है दौड़ती रहता है ना, उसको उसका शरीर भारी भी नहीं लगता है। तो लोग को मोटाना अच्छा है कि लोग को फिट रहना अच्छा है? फिट रहना अच्छा है। इसलिए कहता है सुबह सुबह जब भी जगो एक्सरसाइज करो, है कि नहीं। शरीर भी स्वस्थ रहेगा और बॉडी भी फिट रहेगा, है ना। चलो पसली तक हो गई। अब पाँव। पाँव में जो होता है एक पाँव में कितनी अस्थि होती है? 30। कितनी अस्थि? तो 30 दूना 60 अस्थि हो गया यहाँ भी। अब हम सबको कैलकुलेट करते हैं तो क्या 206 या 8 अस्थि पुरता है या नहीं पुरता है कि नहीं है। चलो हम इसको मेट देंगे। ये देख लिया, ये लोग है।
है, तो ये यहाँ तक होता है, ये जुड़ा रहता है ना यहाँ तक। अब सुनो, देखो मस्तिष्क में कितनी अस्थि होती है? हाँ, रीढ़ में कितनी होती है? हाथ में कितना होता है? पसली में, पैर में। अब कैलकुलेशन करते हैं, 9 3 12 5 17 के हाथ में 2 3 5 6 11 2 13 6 19 1 है ना। तो इस तरह से हमारे शरीर में अस्थि होती है, इसलिए 200। देखो एक जो कुछ अस्थि जो होता है, ये जो रीढ़ में से जो अस्थि होता है, एक अवस्था आने के बाद युवा अवस्था, परिपक्व जो अवस्था आ जाता है ना, प्रौढ़ा अवस्था, उसमें से इसमें एक हड्डी की संख्या कम जाती है, जो 32 हो जाता है। 32 हो जाने के बाद जब हम इसमें से एक घटा देंगे तो हड्डी की संख्या कितनी हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से होता है ना। चलो और कुछ विशेष बातें हम बताते हैं। हमारे मुख गुहा में दांत, जीभ और लार ग्रंथि पाई जाती है। अब तीनों का कार्य क्या है, हम उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बताते दांत का कार्य। देखो दांत हमारे मुख में कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? हाँ, 1 नंबर में होता है कृतंक। कौन सा दांत? 2 नंबर में रदनक, 3 नंबर में अग्र चवर्णक, 4था नंबर में चवर्णक। इस तरह से हमारे मुख में दांतें होती है, कृतंक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक। कितने प्रकार की दांतें होती है? 4। ये जो सामने जो दांत दिख रही है, इसको कौन क्या बोलते पता है? सामने की जो बगल में जो दांत रहता है इधर से, उसको क्या बोलते हैं? और रदनक के जो भीतर में रहता है उसको क्या बोलते हैं? और सबसे लास्ट में रहता है उसको क्या बोलते हैं? चवर्णक। इस तरह से, और सभी दांतों का कार्य अलग अलग है। मान लो हम सेब खाते हैं तो सेब को किन दांतों से काटते हैं? किससे काटते हैं? और वही जो केतारी छीलते हैं तो किस दांत से? केतारी कभी भी देखना लोग इधर से ऐसे करके छीलता है ना। हाँ, अब फिर जो कोई चीज चबाते हैं तो इससे चबाते हैं, और कोई और सख्त चीज जो होता है उसको पूर्ण रूप से पीसने के लिए इसका सहायता लेते हैं हम लोग। दांत का काम ये होगा। और दांत पे जो सफेद सफेद पदार्थ दिख रहा है, इसका नाम पता है क्या है? क्या नाम है? एनेमल। क्या नाम है? एनेमल। दांत पे जो सफेद सफेद पदार्थ दिख रहा है, इसका क्या नाम है? एनेमल। चलो दांत से रिलेटेड सारा क्वेश्चन खत्म। अब हम पढ़ाएंगे जीभ के बारे में। किसके बारे में? जीभ के बारे में। हाँ देखो, अब चलो सुनो, अब जीभ जो होता है अपने लोग का, देखो ये जीभ अपने लोग का आगे स्वतंत्र है। कहां से स्वतंत्र है? स्वतंत्र मतलब होता है आजाद होना। क्या होना? अब एक और बात बताते, कभी मेढक को देखना, वो जब बल्ब बढ़ता है, कीड़ा यार आता है तो देखेगा फट से नहीं कीड़ा को पकड़ के खींच लेता है। काहे? पता, उसका जीभ उल्टा रहता है। अपने लोग का जीभ आगे स्वतंत्र है, और उसका जीभ जो होता है अपने लोग का जीभ आगे स्वतंत्र है, पीछे से जुड़ा हुआ है ना। तो वो लोग का जीभ क्या होता है? आगे से जुड़ा रहता है, पीछे स्वतंत्र रहता है। ऐसे उल्टाता है, पकड़ता है, फट खींच लेता है ना। हाँ, तो ये सब चीज याद रखना, ठीक है। तो हम और देखो, जीभ जो है, जीभ से क्या क्या काम है? हम जो लोग जो फ्रेश आवाज निकालते हैं जीभ के सहायता से, भोजन को निगलते हैं अब जीभ के सहायता से, भोजन का लार चार करते हैं इधर से उधर जीभ के सहायता से, किसी प्रकार के स्वाद का जो पता लगा तो भी किसके सहायता से? नहीं देखे भी घर में मैं यार खाना बनबे तो नहीं, थोड़ा के चाय बनबे भी कभी जब फर्दनी पे ले हुए ना करके, हाँ ठीक है, जांच करता है ना। तो काहे, अब कैसे, अब बता। देखो हमारे जीभ पर 4 प्रकार के, कितने प्रकार के? स्वाद कलिकाएं होती। कितनी प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती है? 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती है, जिससे हम स्वाद का अध्ययन करते हैं।
और पता लगाते हैं स्वाद अच्छा है या नहीं है ना। और जब किसी सब्जी का स्वाद अच्छा रहता है, इसे महकने भी लगता है, तो महकने लगता है तो नाक के माध्यम से उसको सूंघ के पता कर लेते हैं, एहसास कर लेते हैं जो अच्छा सेंट महक रहा है। लेकिन स्वाद चखने के लिए, नमक चखने के लिए हमें टेस्ट करना पड़ता है ना। अब स्वाद जो 4 प्रकार का होता है, कौन सा होता है तुम लोग बताओ। है ना, कितना हो गया, खट्टा, मीठा, नमकीन और कड़वा। ये 4 प्रकार के स्वाद कलिका हमारे जीभ पर होता है। देखो कभी जीभ को ऐसे देखेगा ना, छोटा छोटा दाना दाना सा दिखेगा, तो वही है स्वाद कलिका। समझ गया, समझ गया। चलो, और कुछ जीभ से नहीं बचा है। हाँ, जीभ के सहायता भोजन का लाचार करते हैं, जीभ के सहायता भोजन को निकालते हैं, जीभ के सहायता से हम बोल पाते हैं, है ना। चलो अगला आप बोलेंगे। अब देखो मुंह गीला क्यों रहता है, मुंह गीला रहता है हमेशा। चलो अब एक बात बताते हैं, कभी भी इसमें सभी लोग को कभी न कभी बुखार लगा होगा। जब बुखार लगता है तो मुंह जो हमारा सूखा रहता है, गीला रहता है, बताओ पहले। अब बताते क्यों ऐसा होता है। देखो जब हमें बुखार लगता है तो उस समय क्या होता है, हमारे शरीर की बहुत सारे ऐसी ग्रंथियां हैं जो कार्य करना बंद कर देता है। उसमें से एक ऐसी 3 ग्रंथियां जो हमारे मुख में पाया जाता है। 3 जोड़ा बोले तो 6 ठो। कितना हुआ, 6 एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ। इस तरह से 3 दूना 6 गो लार ग्रंथि हमारे मुख में, और ये 6 लार ग्रंथि हमेशा लार का स्राव करते रहता है। लेकिन एक अभी ऐसी चीजों का नाम लेंगे जिसके कारण सबके मुंह में पानी आ जाएगा। बताओ, नाम लेंगे। अचार, अचार है। देखिए घोंटे लागले, खरीदनी नहीं घोंट ले, पहले तो घोंट ले। देखा, अचार का नाम सुनते ही देखो सबके मुंह में पानी आ जाता है ना। ये कैसे होता है ना। ये जो हमारे शरीर मुख में जो लार ग्रंथि ने लार का स्राव करना शुरू कर देता है, और इसी कारण से हमारा मुख हमेशा गीला रहता है। इसलिए हम जीभ चला पाते हैं, मुख चला पाते हैं। वही जब बुखार लगता है, जब लार नहीं बनता तो बोलने का मन नहीं करता है, खाना खाने का मन नहीं करता है। खाना खाते हैं तो भोजन को निगलने के लिए दूध या पानी पीते हैं, तब जाके भोजन जाता है अंदर, जाता है ना, नहीं तो ना नहीं जाए तो। समझा, सबका काम है इस तरह से, समझ गया। चलो उसके बाद अब एक और बात, आहार नाल के बारे में बता दे। किसके बारे में, आहार नाल। आहार नाल जो होता है मुख गुहा से लेकर, है ना, मलास गुदा तक फैला हुआ रहता है। और आहार नाल की लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। कितना होता है। अब देखो 1 मीटर जो होता है लगभग इतना होता है, जहां तक हमें पता है 1 मीटर बराबर इतना। आप समझ लो कि 10 मीटर बराबर कितना होगा। इतना बड़ा हमारा आहार नाल होता है जिसमें भोजन का पाचन होता है, अवशोषण होता है। और आहार नाल का प्रारंभ शुरू जो होता है मुख गुहा से होता है। कहां से होता है, आहार नाल का अंतिम भाग को क्या बोलते हैं, गुदा। अब देखो कैसे कैसे होता है, एक स्ट्रक्चर बना के बताते हैं। देखो ये हो गया मुख, है ना। मुख के बाद हो जाता है यहाँ पे इस तरह से, फिर यहाँ पे हो जाता है अमाशय। अमाशय के बाद आ जाता है ये छोटी आंत। अच्छा हाँ, छोटी आंत। छोटी आंत के बाद आ जाता है बड़ी आंत। कौन सा आंत आ जाता है, बड़ी आंत। अब बड़ी आंत के बाद क्या आता है पता है तुमको, मलाशय आ जाता है। क्या आ जाता है, इस तरह से हमारा आहार नाल फैला हुआ है। अब बताते हैं कि एक तरफ से मुख गुहा, मुख गुहा के बाद आता है ग्रफनी, ग्रफनी के बाद ग्राफ नली, ग्राफ नली के बाद अमाशय, अमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद मलाशय, मलाशय के बाद गुदा। इस तरह से हमारे शरीर में जो होता है आहार नाल कार्यरत रहता है। समझ गए ना। सबसे पहले जो हम भोजन करते हैं ना भोजन, ये कहाँ जाके रुकता है किसी को पता है, अमाशय में। कहाँ जाके रुकता है,
आमाशय में। कहाँ जाकर रुकता है? आमाशय में एक अम्ल पाया जाता है। बताओ कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग HCl के रूप में भी लिखते हैं, है ना। ये अम्ल क्या करता है? भोजन को सड़ाता गलाता है ना, और भोजन के साथ जो आए जीवाणु रहता है उसको भी नष्ट करता है। समझ गया? अब फिर जो आमाशय में जो होता है, भोजन का 80% पाचन होता है। कितना प्रतिशत पाचन होता है? 80%। कितना? 80%। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है पता है किसी को? छोटी आंत में। कहाँ जाता है? चलो बताओ, छोटी आंत की लंबाई कितना मीटर? कितना होता है रे? 5 से? हाँ, छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई 5 से 6 मीटर होती है। अब बड़ी आंत की लंबाई 1.5 से 2 मीटर। बड़ी आंत की लंबाई देखो, अब बताते हैं छोटी आंत इतना बड़ा और बड़ी आंत को इतना छोटा भी बड़ी आंत क्यों कहा गया? देखो, बड़ी आंत जो होता है ना आकार में बड़ा होता है। छोटी आंत मान लो इस तरफ जाता है तो बड़ी आंत इस तरफ जाता है, इसलिए इसको बड़ी आंत बोला जाता है, इसको छोटी आंत बोला जाता है। लेकिन लंबाई जो होता है छोटी आंत का अधिक होता है और बड़ी आंत का कम होता है ना। फिर बड़ी आंत के बाद भोजन अपशिष्ट पदार्थ होता है मलाशय में। मलाशय के बाद गुदा होकर शरीर से बाहर निकलता अपशिष्ट पदार्थ। इस तरह से हमारे शरीर में कार्यरत रहता है। चलो उसके बाद अब श्वसन के बारे में बताते। किसके बारे में? बताओ, मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग कौन है? क्या है? क्या है? मनुष्य का श्वसन अंग क्या है? मनुष्य का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। क्या है? सुनो यार, फेफड़ा। बताओ हमारे शरीर में कितनी फेफड़ा है? 2 है। एक इधर है, एक इधर है ना। कुछ लोग सोचता होगा कि श्वसन अंग तो नाक है, हम फिर नाक से सांस लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। नाक एक नली है। क्या है? नली है। लेकिन अंग जो है फेफड़ा है ना। फेफड़ा ही खींचता है और फेफड़ा ही उसको बाहर करता है। तो श्वसन के रूप में हम लोग कौन सा गैस लेते हैं? कौन सा गैस लेते हैं? हाँ, और छोड़ते क्या है? छोड़ते क्या है? छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? और कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है? समझ गया? अब देखो एक चीज और, हम जो भी बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हम जो चल रहे हैं, किसकी सहायता से पता है किसी को? पेशियों की सहायता। किसकी सहायता से? हाँ, पेशियों की सहायता से हम गति करते हैं। किसके सहायता से? पेशियों की सहायता से। किसकी सहायता से? पेशियों की सहायता। ये पेशियां अधिक कार्य करना बंद कर देगा तो ये ऐसे रहेगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, यही ऐसे लटकल रहेगा, कोई काम का नहीं होगा। कभी सुना है लोगों को पैरालिसिस मार देता है, लकवा मार देता है? तो क्या होता है उस क्रम में? ये हमारा पेशियां कम करना बंद कर देता है, इसलिए वो अंग भी हमारा काम करना बंद कर देता है। इसलिए हमेशा कहता है जब आप सुचारू रूप से चलते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, तो आपका सभी अंग जो है समान रूप से कार्यरत रहेगा, है ना। इसलिए हमेशा लोगों को प्रतिदिन दौड़ना चाहिए, जिससे हमारा सभी ऑर्गन्स चालू रहता है, सुचारू रूप से क्रियाकलाप कर रहा होता है। ठीक है, समझ गया यहाँ तक? और कुछ? हाँ, फेफड़ा। फेफड़ा की इकाई है कूपिका। क्या है? कूपिका। फेफड़ा भी छोटे छोटे जो है ना, जो अंगों से मिलके बना होता है, जिसका नाम होता है कूपिका। फेफड़ा कभी देखो जब समान रूप से इतना बड़ा है, जब सांस लेते तो बड़ा हो जाता है, फिर जैसे सांस छोड़ते फिर अपने समान अवस्था में आ जाता है। कभी सांस लेता होगा, देखता होगा पेट फूल जाता है ना, फिर सांस छोड़ते अंदर चले जाता है ना। क्या है? हम लोग जो है सांस लेने के क्रम में जो फेफड़ा फूलता है, फेफड़ा फूलता है, यहाँ पे एक डायाफ्राम रहता है। क्या रहता है? ये डायाफ्राम जो था इधर ऐसे होता है, तो ऐसे होता है, पेट बाहर जाता है, फिर जो सांस छोड़ देते ऐसे होता है, फिर पेट अंदर आता है। इस तरह से क्रियाकलाप हमेशा चलता रहता है ना। चलो अब हर्ष के बारे में बताते हैं। हर्ष को हिंदी में बोलते हैं हृदय। क्या बोलते हैं? हृदय। हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है रे? कितने बार धड़कता है? 72 बार, है ना। हाँ, ये हर्ष जो था हमारे शरीर के हल्की सी बाईं ओर स्थित रहता है। कभी भी फिल्मों में देखता होगा, जब कोई मरता है हार्ट अटैक से, हाथ को ऐसे करके दम चिहार देता है कि नहीं है? तो हार्ट अटैक वाले व्यक्ति को
आवाज से, डीजे से, आग से, लड़ाई झगड़ा से दूर रखा जाता है ना। थोड़ा सा भी टेंशन हुआ बेचारा का हार्ट अटैक हाई लेवल पर जाता है और उसी में क्या होता है, मर जाता है नहीं। तो हर्ट्स जो होता है, हर्ट्स क्या करता है, रुधिर को हमेशा पंप करता रहता है ना, पूरे शरीर में पहुंच जाता है, फिर पूरे शरीर से वापस आता है ना, चलती रहता है ये जिस दिन रुक जाता है उस दिन आदमी रुक जाता है। समझ गया? चलो अब यहीं पे एक अंतिम बात बताते हैं, कल कौन सा पर्व है? रक्षाबंधन। हाँ, माँ शारदे कोचिंग सेंटर पचपाड़ बाजार के तरफ से हमारे सभी स्टूडेंट्स को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं।